बेटा वो उसमें जो हमारा प्रीवियस वीडियो था आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से उसकी रिकॉर्डिंग वहीं पर रोक दी गई थी। अब हम आगे के क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन इन एयर? देयर इज 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन इन एयर. ऑक्सीजन इज़ कंबस्टिबल गैस वाइल नाइट्रोजन इज़ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. इन्होंने ये कहा है कि दैट ऑक्सीजन जो है एक कंबस्टिबल गैस है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज़ बर्न नहीं कर सकती है, और नाइट्रोजन क्या है, एक सपोर्टर है कंबस्टन का. नाइट्रोजन क्या है, एक सपोर्ट करता है कंबस्टन को. नेम हैविंग कंपोनेंट ऑफ एयर विद देयर कंपोजिशन. आप वेरियस कंपोनेंट के नाम लिखिए और इनकी क्या कंपोजिशन है एयर के अंदर. तो नाइट्रोजन हमारा 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02 0.03% है, वाटर वेपर वेरिएबल है, बता चुके हैं. आर्गन हीलियम जो हमारी गैसेस हैं ये 0.93% है. इम्प्योरिटीज़ कैन बी वेरिएबल. अगला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नियर द सरफेस traps the sun heat and prevents it from speaking out of the earth's surface. The trapped heat in controlling the temperature of the earth, it is called greenhouse effect. एक्चुअली क्या होता है, ये हमारी जैसे अर्थ है और यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेयरिंग प्रेजेंट है. तो मान लीजिए सन की जो हीट है उसने जो भी हीट छोड़ी उसका बहुत सारा अमाउंट ये जो लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे. अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. इस वजह से जो जितना अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा. तो दैट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगला है फोटोसिंथेसिस. Atmosphere's carbon dioxide is utilized by the green plants for photosynthesis in which they prepare their food. photosynthesis में क्या होता है, हमारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और वाटर रिलीज़ करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम जो है फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है. आपके स्टैंडर्ड में अगर मेंशन है तो लिख लेना, अगर मेंशन नहीं है तो मत लिखो. ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस हम इसको बोल देते हैं कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. एंड हाउ फोटोसिंथेसिस अकर, तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स मेक देयर फूड, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. अगला है नाइट्रोजन फिक्सेशन. Nitrogen of air is converted to soluble nitrogen compound in the soil in presence of oxygen and moisture. The compound are really absorbed by plants and converted to protein and enzyme. It is called nitrogen fixation. क्या होता है बेटा, जो एटमॉस्फेयर में हमारा N2 गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारी सॉइल में काफ़ी सारे बैक्टीरिया और काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो N2 गैस को हमारा N2 एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. अब प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो करेंगे क्या भाई, प्लांट्स इसका बना देंगे प्रोटीन और बना देंगे एंजाइम. सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. अगला है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑक्सीडाइज फूड सब्सटेंस मेनली ग्लूकोज इन देयर बॉडी सेल्स. देखो बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन तो खैर 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. यहाँ पर कंबाइंडली दे दिया गया है छोटी क्लास की वजह से. तो जो भी खाना हम खाते हैं वो किस लिए खाते हैं भाई, एनर्जी के लिए खाते हैं. तो एनर्जी जब भी मिलेगी जब वो खाना कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा. अब कम्प्लीटली डाइजेशन के लिए जो केमिकल डाइजेशन है हमारा, वो मान लीजिए एब्जॉर्ब हो गया, तो उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए उसका कंबस्टन ज़रूरी होता है. तो दैट कंबस्टन इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एयर से ताकि जो भी फूड सब्सटेंस हैं वो उसको ऑक्सीडाइज़ कर सकें, मतलब उसको ब्रेक कर सकें और उससे एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं. उनको अपना जो लक्ष्य था, जो उनकी मंजिल थी, एनर्जी मिल चुकी है. दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. अगला है ग्लोबल वार्मिंग. द इंक्रीज़ इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. जो हमारी ये अर्थ का, प्यारी सी दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, कि कभी कितनी गर्मी पड़ती है, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. अगला है ट्रोपोस्फीयर. मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस से 0 to 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है इसको हम बेटा जी बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर. अगला है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो देखो ज़रा,
फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स बेटा जी अपना खाना बनाते हैं। रेस्पिरेशन वो होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हम खाना वो बनाते हैं उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं। जो तुम्हारी बुक में दिया है, जो तुम्हारी नोट्स में दिया गया, हम उसे पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर्स कार्बन डाइऑक्साइड इट यूटिलाइज बाय द ग्रीन प्लांट। जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा जी, ग्रीन प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस इन विच दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर। और वो CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं। सो दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्सीडाइज फूड। अब मान लीजिए प्लांट्स ने जो खाना बनाया बेटा जी, उसका क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से O2 एब्जॉर्ब करते हैं और कहते हैं चलो जो हमने खाना बनाया है उसको ब्रेक करो, ज़रा एनर्जी रिलीज़ करो यार तुम लोग। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने रेस्पिरेशन बोल दिया है बेटा। अगला है लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। आप 5 एक्टिविटीज़ बताओ जिसके थ्रू मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एटमॉस्फेयर। तो पहला है बर्निंग, कोई चीज़ बर्न होगी तो ऑक्सीजन खर्च होगी और CO2 रिलीज़ होगी। पॉल्यूशन, आपका CO2 रिलीज़ होगा। रेस्पिरेशन, आपका CO2 रिलीज़ होगा। रनिंग, जब हम रनिंग मशीन क्या करती हैं, रनिंग मशीन भी आपका पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज़ करती हैं। चेंज इन वाटर, वाटर के अमाउंट में जब चेंजमेंट होता है तभी भी आपका गैसेस रिलीज़ होता है। भाई जब वाटर को तुम बॉयल करोगे, मान लो तुमने एक गिलास पानी लिया यार और तुमने इसको बॉयल करते जाओगे तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है भाई, अरे यार फॉर्मूला तो H2O होता है ना, जब तुम इसे बॉयल करोगे तो ये ऑक्सीजन इसको छोड़ के भाग जाएगी। अगला है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर में। देखो, प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स रिलीज CO2 विच इज़ यूटिलाइज बाय द प्लांट। देखो यहाँ पे भैया चल रही है अच्छी खासी रिश्तेदारी। प्लांट बोले एनिमल से, ए भैया ज़रा हमको थोड़ा जो तुम CO2 इतना सारा छोड़ते हो ज़रा हमको दे दो। कहने ठीक ले जाओ। बोले हमको, एनिमल बोले हमको ऑक्सीजन दे दो। तो बस हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट और एनिमल के बीच में। अगला हम बात करेंगे गिव रीज़न। भाई रीज़न क्या होता है? आप बर्निंग कैंडल स्टेप्स व्हेन कवर्ड विद ग्लास टम्बलर। भैया जब हम जो बर्निंग होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। अब तुमने क्या करा, बर्निंग कैंडल के ऊपर कोई ग्लास वगैरह रख दिया तो यार बर्निंग थोड़ी ना होगी, ये सोच कर ये रीज़न होता है। अगला है स्ट्रेटोस्फीयर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग बिकॉज इट्स कंटेन्स लेयर विच प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ UV रेडिएशन। बेटा क्या होता है, हमारी अर्थ के बाहर एक अलग अलग लेयरिंग होती है अलग अलग एरिया में, तो वहाँ पे कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर। वो स्ट्रेटोस्फीयर क्या करती है, जो हमारा सन इतना खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक आने नहीं देती। अगर वो नहीं होगा ना तो ह्यूमंस में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, स्किन कैंसर वगैरह बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर इस वजह से एसेंशियल है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए। अगला है ट्रोपोस्फीयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग। क्या ट्रोपोस्फीयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग बिकॉज इज कंटेन मोस्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। अरे भैया जो हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है उसी में तो ऑक्सीजन होता है और उसी में बहुत सारा एयर होता है। अब ट्रोपोस्फीयर ही नहीं रखोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन नहीं आएगी तो तुम ये जो फूड डाइजेशन हो रहा है, जो एनर्जी का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सो दैट इज़ वाई ट्रोपोस्फीयर वेरी एसेंशियल लेयर। अगला है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर। तो बिकॉज दे यूज़ डिजॉल्व एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। देखो यार सबका अपना अपना होता है। टेरेस्ट्रियल वाले बोलते हैं हमको पानी में मत छोड़ देना, अगर पानी में छोड़ोगे तो पानी में जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एक्वेटिक वाले होते हैं बोलते हैं हमको लैंड पे मत छोड़ो तो तुम्हारा फ्री ऑक्सीजन है हम उसको नहीं यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो जो हमारे एक्वेटिक वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो हमारा वाटर के अंदर कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो उसको यूज़ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी होगी भैया उसी के अकॉर्डिंग तो उसकी ग्रोथ होगी। अब मान लीजिए कैपेबिलिटी है आपके अंदर 2 रोटी खाने की, लेकिन आपको कोई खिला रहा है 50 रोटी, तो थोड़ी ना खा लोगे यार। तो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। आर्गन इज़ यूज्ड इन फिलामेंट बल्ब।
देखो आर्गन क्या होता है, इसको फिलामेंट बल्ब में यूज़ करा जाता है। जब तुम किसी गैस को हीट करोगे ना तो रिएक्ट कर जाती है, लेकिन आर्गन क्या नॉन रिएक्टिव बोलते हैं। हम रिएक्शन नहीं देते, हम गुस्सा नहीं करते, चाहे हमको जितना तुम हीट कर दो। तो बल्ब में आर्गन डाल देते हैं यार, और आर्गन को हीट कर देते हैं, तो हमारा गैस जो होता है वो भी नॉन रिएक्टिव है, तो गैस का रिएक्शन भी नहीं होगा और हमारा बल्ब भी लाइट कर जाएगा। तो ये इसका रीज़न है भाई। अगला हम बात करेंगे नो केमिकल फार्मूला इज़ गिवन फॉर एयर। अरे केमिकल फार्मूला उसका होता है जिसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन हो जाए, जिसकी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। अब एयर का कैसे केमिकल फार्मूला हो, कोई चीज़ फिक्स ही नहीं है, कहीं पे इम्प्योरिटी कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कोई इम्प्योरिटी, कहीं पे कोई इम्प्योरिटी, कहीं पे वाटर वेपर कम, कहीं पे ज़्यादा, तो कैसे तुम फार्मूला बना दोगे यार। अगला है ऑक्सीजन इज़ कंसिडर्ड एज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एयर। हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीजन क्या है, एयर में एक एसेंशियल है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस के लिए और रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग के लिए। तो ऑक्सीजन हाईली बोल सकते हो, हाँ रिएक्टिव बोल सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा भी हाईली रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, बट ऑक्सीजन ही वन ऑफ देम, ऑक्सीजन भी उनमें से एक है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो क्या कर लेता है यार, वो जो है तुरंत रिएक्ट कर जाता है, तुरंत बर्निंग वगैरह सपोर्ट कर देता है। तो इस वजह से एक ऑक्सीजन को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर कंसीडर करा गया है। अगला हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नेचर टू कॉज एसिड रेन। अगला है बिकॉज दीज गैसेज आर पॉइजनस इन नेचर। एक्चुअली क्या होता है यार, देखो भाई ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना तुम्हारा, और जो खतरनाक ऑक्साइड तुम्हारा है फॉस्फोरिक ऑक्साइड वगैरह है, ये सब पता है क्या करते हैं यार, ये जो रेन होता है ना उसका जो रेन वाटर होता है ना, जो उसका पीएच वैल्यू होता है यार, वो पीएच वैल्यू बड़ा कम कर देते हैं। ये 2 के लिए अब ले जाएंगे, 4 ले जाएंगे, 5 ले जाएंगे, अब पीएच वैल्यू कम हो रहा है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है यार। तो यार वो एसिडिटी सपोर्टिव है, दोस्ती है बढ़िया उनकी एसिड वालों से। अगला हम बात करेंगे द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज स्लोअर देन एनिमल्स। अब उसने कहा है बताओ कि रेस्पिरेशन की रेट स्लो क्यों होती है प्लांट्स में एनिमल के कंपैरिजन में। बिकॉज द प्लांट हैव एन एबिलिटी एक्टिविटीज़ एंड हेंस नीड एज एनर्जी दैट एनिमल। बेटा ये जो तुम आंसर लिखो, ये पहली बार लिखे हो तुम गलत, उसको तुम करो जाके सही, जहाँ से भी देख के करना हो। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज स्लोअर देन इन एनिमल्स जस्ट बिकॉज ऑफ लो एक्टिविटी इन प्लांट्स देन एनिमल्स। भाई प्लांट तुम्हारे कहीं दौड़ भाग के थोड़ी ना जाते हैं यार, एनिमल्स देखो कितना सारा फंक्शन करते हैं, कितना सारा काम करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ज़्यादा चाहिए तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए रहेगा ना, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के थोड़ी ना यार ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बस ये होगा इसका आंसर। ये पता नहीं क्या गड़बड़ शड़बड़ लिख दिया, सही करो जाके इसको। आगे हम देखेंगे माउंटेन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर वाइल क्लीनिंग। अरे यार माउंटेनियर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों करते हैं कैरी, जब वो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं। ये सब गलत लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है, क्लीनिंग भी हो सकता है लेकिन क्लाइंबिंग भी हो सकता है। माउंटेनियर्स नहीं यार, ये सब नहीं होगा। जो माउंटेन कैरियर्स होते हैं, जो माउंटेन को ऊपर चढ़ाई वगैरह करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी क्यों करते हैं। इसका क्वेश्चन का सेंस ये बना है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो क्योंकि क्या होता है, जो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना, अर्थ को छोड़ते हुए ऊंचाई की तरफ जाओगे ना, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन घट जाएगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो घटेगा नहीं। अब उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भैया तुमको चाहिए O2 का सिलेंडर। इसको सही करो बेटा। अगला हम बात करेंगे लेग्यूमिनस कैरी ऑक्सीजन वाइल। क्या है यार ये बेटा, क्वेश्चन गलत है, देखो अपना बताओ। इंक्रीज़ इन कंटामिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लोबल वार्मिंग। आप कार्बन डाइऑक्साइड में कंटामिनेशन होता है तो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कॉज करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यार तुम्हारा बढ़ रहा है तो कैसे तुम ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगा, देखो ज़रा। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फॉसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज़ इंक्रीजिंग विच इज़ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द एयर। अब देखो कार्बन का अमाउंट यार बैलेंस चाहिए, डिसबैलेंस कर देते हैं एक्टिविटी कर करके, जो हमारा मतलब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देते हैं, पूरी तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ इंक्रीजमेंट इन कार्बन अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर में कार्बन का अमाउंट बढ़ जाता है यार। कार्बन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो यार हीट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा भाई, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर पिघल जाओगे। अब उसने कहा है नेम द फॉलोइंग, इसको नेम करो। द इनएक्टिव कंपोनेंट ऑफ एयर, भाई नाइट्रोजन इनएक्टिव है। जितने चिप्स का पैकेट होता है
चाहे अंकल चिप्स हों या तुम्हारे टेढ़े मेढ़े, इन सभी में नाइट्रोजन रहता है क्योंकि वो नॉन मतलब इनएक्टिव होता है। अगला हम बात करेंगे द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर विच डिक्रीज ऑन द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर विच डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी घटती है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो? तो एयर प्रेशर यार कम हो जाता है। भैया जब एयर ही कम हो जाएगी तो एयर का प्रेशर नहीं कम हो जाएगा, जब लोग कम हो जाएंगे तो लोगों का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वन मैन आर्मी हो यार तो बात अलग की है। अगला है द लेयर ऑफ एयर विच एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो भाई ट्रोपोस्फेयर, अमाउंट ऑफ एयर यही कैरी करके चलते हैं। अगर ट्रोपोस्फेयर ही नहीं होगा तो तुम्हारी एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा भैया तो जीवन कैसे चलेगा? कैसे तुम्हें एनर्जी मिलेगी? कैसे तुम्हें सुख सुविधाएँ मिलेंगी? तो ट्रोपोस्फेयर इज़ वेरी एसेंशियल। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वेदर कंडीशन आर फॉर्म्ड। ट्रोपोस्फेयर लिखा है, ट्रेटोस्फेयर क्या है वे? इसको सही करो वे। द एटमॉस्फेयर लेयर विच प्रिवेंट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमें जो है हार्मफुल ऑफ रेडिएशन से प्रिवेंट रखता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है बेटा जी, उसमें होता है लेयरिंग प्रेजेंट होती है। तो जो लेयरिंग प्रेजेंट होती है ना वो ट्रैप कर लेती है यूवी रेडिएशन को। अ प्रोसेस विच रिमूव CO2 फ्रॉम एयर। फोटोसिंथेसिस ही होता है भाई इकलौता। प्रोसेस करवा दो फोटोसिंथेसिस, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा CO2 का यूज़ कर लिया जाएगा, जितना ज़्यादा CO2 यूज़ हो जाएगा उतना ज़्यादा CO2 का अमाउंट कम हो जाएगा यार। एंड इनर्ट गैस इज़ यूज इन मेट्रोलॉजिकल बैलून। तो तुम्हारा हीलियम हो जाएगा। इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट वॉल्यूम इन एयर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा इनएक्टिव गैस है जो तुम्हारा प्रेजेंट है एयर में? सो दैट वन इज़ आर्गन। सो दैट इज़ आर्गन प्रेजेंट है आपका। अब डायग्राम बेस बेटा देखो, डायग्राम मेरे पास है नहीं, तुमने भेजा नहीं है तो डायग्राम बेस हम बता नहीं पाएंगे आपको। सी एक्टिवेट एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द होल apparatus इज़ केप्ट। बेटा इसका भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपने इनकम्प्लीट चीज़ें भेजी हुई हैं। व्हाट इज़ योर कंक्लूजन फॉर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है नहीं पता, आप इसको जो है कंप्लीट भेजो जिसमें जो नई भी चीज़ें भेजी हुई हैं, ताकि हम चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर पाएँ। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप समझने का प्रयास करिए आपको क्या भेजना है। अगला हम बात करेंगे बेटा वाटर के बारे में। तो डिफरेंशिएट करना है सल्यूट एंड सॉल्वेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है, सल्यूट वो सब्सटेंस होता है, वो हमारा सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्वेंट में जो कि डिज़ोल्व हो जाता है। अब इतना ज़्यादा तुम नहीं समझ पा रहे हो तो चुपचाप से देखो, शांति से। एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होगा। तो भाई जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो जाएगा आपका सल्यूट। बस बात ख़त्म। अगला इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लो। द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन लिक्विड इज़ कॉल्ड सल्यूट। जो सब्सटेंस लिक्विड में डिज़ोल्व होता है उसको हम बोलते हैं सल्यूट। जैसे कि सॉल्ट हमारा सल्यूट है वाटर के अंदर। अगला हम बात करेंगे सॉल्वेंट। जिस लिक्विड में सल्यूट डिज़ोल्व होता है उस लिक्विड को बेटा बोलते हैं सॉल्वेंट। समझ गए होगे। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की। तो जिस लिक्विड में सल्यूट डिज़ोल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एग्जांपल ले लो, जैसे वाटर हो गया जो कि सॉल्ट को डिज़ोल्व करता है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, ये एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है सल्यूट एंड सॉल्वेंट का, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अगला हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट एंड पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं या एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं और ये अनडिज़ोल्व होते हैं ये, और ये एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। तो ये हो गया पॉल्यूटेंट। और पॉल्यूशन क्या हो गया यार, पॉल्यूशन अरे देखो यार, जो लोग पॉल्यूशन कॉज करते हैं तो उनको बोलेंगे पॉल्यूटेंट। द फैक्टर विच कॉज द पॉल्यूशन दैट इज़ नोन एज पॉल्यूटेंट। अब पॉल्यूशन क्या होता है देखो, द अनडिज़ोल्वेबल फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल चेंज इन सराउंडिंग दैट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ फेरेबली। कोई भी बेटा आपका अनसॉल्वेबल चेंज है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और जो कि आपकी सराउंडिंग्स को हार्म कर रहा है, ह्यूमंस की लाइफ को बहुत गंदे तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे दैट इज़ पॉल्यूशन। अगला है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या सोल्यूशन होता है, जिसमें एक फिक्स्ड टेम्परेचर में एक सॉल्वेंट में आप और ज़्यादा सल्यूट नहीं घोल सकते, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। जैसे कि ये आपका बीकर है,
इसमें आपका 1 लीटर वाटर मिक्स है। अब आप इसमें एक फ़िक्स टेम्परेचर है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस सिचुएशन में आप बस इसमें 1 ग्राम सॉल्ट अगर घोल मतलब मिक्स कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मिला सकते, तो आप इसको सैचुरेटेड बोल दोगे। अब मान लो इसी टेम्परेचर पर इसी अमाउंट ऑफ लिक्विड में इसमें 1 ग्राम से ज़्यादा तुम सॉल्ट अपना मिक्स कर सकते थे, तो इसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देंगे यार। अब अगला हम बात करेंगे केमिकल एंड थर्मल पोल्यूशन। केमिकल एंड थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? देखो भैया, केमिकल पोल्यूशन इट इज़ कॉज्ड बाय केमिकल्स। केमिकल्स आर डिस्चार्ज directly or indirectly into river and water. It is getting poisonous and cause adverse effect on the growth and survival of many aquatic plant and animals. Chemical pollution क्या होता है? There are a lot of factors which मतलब जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिवर्स में छोड़ देते हैं, फिर वो उस रिवर को पॉइजनस बना देते हैं और बहुत सारा एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज होता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। सो दैट इज़ नोन एज केमिकल पोल्यूशन, इसको बोलते हैं केमिकल। इसको तुम और एक सिंपल सा बोल सकते हो, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय केमिकल्स, दैट इज़ नोन एज केमिकल पोल्यूशन। अगला है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन इन वाटर इज़ कॉज्ड बाई चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। थर्मल पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जो वाटर में टेम्परेचर की वजह से कॉज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कॉज होता है यार, उसको हम बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। अब अगला हम बात करेंगे अंडरग्राउंड सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? जो वाटर फाउंड इन द स्पेस एंड फ्रैक्चर ऑफ रॉक एंड सॉइल बीनीथ द अर्थ सरफेस। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है हमारा और यहाँ पर अर्थ के सरफेस में अंदर हमारा अर्थ की सरफेस के अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है और बहुत सारा रॉक है, उसके बीच में जगह है, वहाँ पे भी अगर H2O आपका प्रेजेंट है। कुल मिला के बात साफ सीधी ये है भैया, जो अमाउंट ऑफ वाटर आपका अर्थ की सरफेस के नीचे प्रेजेंट है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। सरफेस वाटर कौन सा होता है? जो कि टॉप ऑफ द लैंड के ऊपर लोकेट होता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उन्होंने बोला है कुछ चीज़ें जो है तुम लोग डिफ़ाइन कर दो, तो आओ डिफ़ाइन कर देते हैं भाई। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका अपने लाइफ सर्वाइबिलिटी में यूज़ करते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये डेफिनेशन तुम्हारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ये डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है बेटा। इस वजह से अगर आप आगे चल करके कोई नई डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें ये मत बताना कि भैया ने गलत पढ़ाया था। भैया सही पढ़ा रहे हैं, जो तुम्हारी कॉपी में लिखा हम वही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर हम कुछ अलग पढ़ाएंगे तुम्हारी कॉपी से तो तुम्हारे हो सकता है टीचर तुमको मार्क्स ना दे, या स्कूल टीचर कुछ भी कर सकते हैं भाई। अगला है पोर्टेबल वाटर। Potable water is the water used for drinking purpose. Potable water is a pure water that is used for drinking purpose. That is known as potable water. It should be free from harmful bacteria. ये harmful bacteria से free होता है, germ से free होता है, impurities से free होता है, harmful salt से free होता है, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, इन सभी से free होता है। अगला क्या है? सॉल्यूशन। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सल्यूट का सॉल्वेंट में, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट नोन एज सल्यूशन। अगला है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होते हैं? ये सब्सटेंस या किसी भी फॉर्म का एनर्जी होते हैं जो कि अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल, हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज कर देते हैं सराउंडिंग्स में, उनको हम बोल देते हैं पोल्यूटेंट। अगला है सबसॉइल वाटर। वाटर दैट इज़ फाउंड इन द स्पेस एंड फ्रैक्चर ऑफ रॉक एंड सॉइल बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो उसको हम सब सॉइल वाटर बोल देते हैं कि जो कि हमारा सॉइल के बिलो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज सब सॉइल वाटर। अगला है एक्वस सोल्यूशन। भैया देखो, एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें अ सोल्यूट इज़ डिजॉल्व इन वाटर और सोल्यूशन इन विच द वाटर इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट नोन एज एक्वस सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें तुम्हारा सॉल्वेंट अगर वाटर है, अगर आपका सॉल्वेंट, क्या आपके खाने में नमक है? नहीं, अगर आपका सॉल्वेंट अगर वाटर है तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन। अगला हम बात करेंगे वाटर टेबल। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। मतलब किस लेवल पर अमाउंट वाटर प्रेजेंट है। मान लीजिए अर्थ से 1 किलोमीटर के एरिया पे वाटर प्रेजेंट है या 2 किलोमीटर के एरिया पे वाटर प्रेजेंट है, तो जिसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। अगला हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। A solution in which solute is dissolved in water or a solution in which the water is used as a solvent is called aqueous solution। ये गलत डेफिनेशन है बेटा, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है दैट द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ एनी सल्यूट टू डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, इट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये गलत आंसर लिखा है, इसको सही करके लाओ।
अगला है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन रेफर्स टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन फ्रॉम पोल्यूशन। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन को बोलते हो वो प्रोसेस, वो मेथड जिसके थ्रू आप वाटर को ख़त्म होने से प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो, उसको हम बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। अगला है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है? वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय किलिंग द जर्म्स एंड रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इट इज़ नोन एज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, जो जर्म्स प्रेजेंट हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और जो आगे फर्दर कभी भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उन सभी को अगर तुम मार देते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है तविशा, बाकी की पढ़ाई जो है बेटा हम कल करेंगे अपने ही टाइम पर। इमरजेंसी में आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके देना पड़ रहा है, तो जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है आप उतना याद करके आओ। स्पीड लेक्चर की फास्ट है, तुम स्लो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।